एनसीएन टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में सैमसन जावेद की जानब से तमाम नाजरीन और आज के पैनलिस्ट को खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है तौहीन रसालत के झूठे इल्जाम और एनजीओज का किरदार। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपना आज का टॉक शो शुरू करें, हम कराची में होने वाले हालिया वाकया एयरपोर्ट की एक ऑफिसर समीना मुश्ताक को तहीन रसालत में फंसाने की कोशिश की, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। सोचने की बात तो ये है कि अगर समीना मुश्ताक का बर वक्त जहन या उसकी सोच काम ना करती, वो वीडियो ना बनाती, तो एक कार पार्क का सिक्योरिटी वाला अपने मज़मूम इरादों में कामयाब हो जाता। अच्छी बात यह हुई कि इस मामले पर आला हकाम, आसफ जरदारी और बहुत सारे लोगों ने इसकी मजम्मत की, लेकिन चूंकि एक एहसास इशू है, मुतअद्दिद बार सेकुलर जमातों ने इसके एजेंडे पर काम किया कि तौहीन रसालत में इस्लाह होनी चाहिए। ताहम इससे ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई कि इस बुनियादी मामले की एहसासियत ही एक बड़ी खतरनाक कह लें। जब भी कोशिश की गई, कोई ना कोई रुकावट बड़ी आ गई। 2010 में सब जानते हैं कि बरसरे इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने इस हवाले से एक बिल मुतारफ करवाया। इस बिल पर मजहबी जराइम के हवाले से प्रोसीजर में तब्दीली के लिए कहा गया, मगर बहुत सारे उल्मा या दूसरी जमातें आ गई जिन पर उन पर एक इशू बना दिया गया तौहीन रसालत के हवाले से, और बड़ी मुश्किलात पैदा हुई। अब ये इस वक्त जो इशू गया, गालबन यकीनन इस वक्त सोच ये होगी कि ये कितना खतरनाक भी है। और इसमें मैं नाजरीन और तमाम देखने सुनने वालों के लिए ये जरूर कहूंगा कि हम जो मिनॉरिटी वाले या क्रिश्चियंस हैं, ये नहीं चाहते कि कानून खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, इससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये कैसे क्यों कर ये हुआ? कानून तो पहले भी था, अंग्रेजों ने इसे बनाया और आगे मजीद जो खतरनाक किया वो जनरल ज़िया साहब से। तो मैं अभी पूछूंगा कराची से एडवोकेट तबस्सुम यूसुफ साहबा, जो लाहौर हाई कोर्ट की एडवोकेट के साथ साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी खवातीन को अवेयरनेस देती हैं, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करती हैं और बैनुल अक़वामी सतह पे काम करती हैं। ये गुज़श्ता हफ्ते में समीना मुश्ताक का केस हुआ, उससे पहले तबीता का वहीं पे स्टाफ नर्स थी, वो एक केस सामने आया, वो बड़ा मुश्किल पेश आई। तो इस तरह के एक तरफ तमाम जो मुस्लिम क्या, अक्सरियत क्या, मिनॉरिटीज क्या, सारे इसका झूठे इल्जाम का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे इस वक्त केसेस हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि सासी तो है, लेकिन कोई पेशरफ्त आपके नॉलेज के मुताबिक कोई ऐसी आ रही है कि इस पे कोई काम सीरियसली संजीदगी से किया जाए? जी तबस्सुम साहब। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको सलाम, देखने वाले और तमाम पैनलिस्ट को भी। और जो है सबसे पहले तो जैसा कि आपने बताया कि ये जो इंसिडेंट है इसकी पुरजोर मजम्मत की जाती है, क्योंकि जो है ये इस तरह के जो गलत इल्ज़ाम और झूठे मुकदमों में धमकियां देना भी जो है वो गलत एक कॉन्सेप्ट है। और आज का भी और पिछले दिनों में भी, पिछले गुज़श्ता सालों में भी अभी तक सिर्फ यही कोशिश जारी है कि जो झूठे इल्जाम हैं उसके लिए जो है वो स्टांस लिया जाए। क्योंकि जो फॉल्स एक्यूजेशन करेगा ब्लास्फेमी में भी, उनकी भी पनिशमेंट होनी चाहिए। क्योंकि लॉ तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कानून था ही नहीं, क्योंकि जब हम बरतानिया की सल्तनत में थे तो ये हमें हेरिटेज में मिला था। तो 2007 में तो बरतानिया की गवर्नमेंट जो है वहां पे भी ये कानून जो है उन्होंने उसको खत्म कर दिया गया।
जब हमें हेरिटेज में मिला था वहां पे खत्म हो चुका 2007 से। तो क्या आया, ये नहीं कहते कि इस कानून को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, क्या इसका गलत इस्तेमाल रोकना जो है वो हमारी वक्त की जरूरत नहीं है? कि बहुत सारे लोग हैं जो मजहब के लिए जीना तो नहीं शायद जानते, जीते तो नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करके जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो इसको प्ले कार्ड के तौर पर यूज करके जो है वो मुख्तलिफ मासूम लोगों को जो उसमें फंसाते हैं। तो अभी तक मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं आई कि कुछ आगे पेशरफ्त हुई है, चाहे स्टेट की तरफ से या किसी अदारे की तरफ से या जुडिशरी की तरफ से। जब तक हम मिलके सब आवाज नहीं उठाएंगे, लोकली, नेशनली, इंटरनेशनली, जब तक हम आवाज नहीं होंगे, तो इसके लिए कोई भी कानून साजी जो इसकी रोकथाम है झूठे मुकदमों की वो हो नहीं सकती। जी नाजरीन, मैं थोड़ा सा अपने मेहमानों का तारुफ कराते हुए आगे बढ़ता हूँ। कराची से हमारे साथ एडवोकेट सफिया कादिर हैं, जो कराची हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं। इनके बाद लंदन से हमारे साथ एडवोकेट कमर शम्मा साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, आईसीसी के चेयरमैन हैं, एक बड़ी शनाख्त है इनकी। इनके साथ हमारे एंकर पर्सन और बैनुल अवी तबसरा नगार तस्कीन खान साहब हैं, बहुत खूबसूरत तबसरा करते हैं। फिर हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब हैं, जो डॉक्टर मेडिसन हैं। इनके अलावा चर्च हिस्ट्री उसके भी बहुत नॉलेज इनके पास। फिर बैनुल अवी तौर पर तबसरा भी करते हैं। फिर क्रिश्चियन न्यूज अलर्ट के एडिटर हैं। तो आगे हम सिलसिला बढ़ाते हैं। मैं ये सारी जो असासियत जो इन्होंने बात की कि अभी तक आगे पता नहीं चल सका, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि कराची से हैं एडवोकेट सफिया, इनसे ये पूछूंगा कि इसकी असासियत को मद्देनजर रखते हुए, और काफी मामलात हुए हैं, काफी मामलात ऐसे हो रहे हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं कि क्या करना चाहिए कि इस तरह गलत यूज ना हो? और जब गलत इल्जाम साबित भी हो जाता है तो उसको सजा तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कोई आ रहा है कहाँ पे कोई ऐसी मुश्किलात या रुकावट खड़ी है? जी एडवोकेट सफिया कादिर साहब। पहले तो मेरा सबको सलाम, जो हैं पैनल में हैं और जो सुनने वाले हैं। एक्चुअली इसमें हमें जो ऑफिशियली जो मेरा एक नजरिया है उसके मुताबिक हमें ये करना चाहिए कि आज तक जितनी भी जजमेंट्स हुई हैं, जितने भी केसेस हुए हैं, पहले तो जिन केसेस में सजा हुई है उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट लेवल तक उनको लेके गए हैं, हाई कोर्ट लेवल तक गए हैं, तो कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया है। तो पहले तो ये है कि हमें वो सारी जजमेंट जो है, वो सारे केसेस जो हैं वो इकट्ठे करने चाहिए, उनको लिस्ट आउट करना चाहिए। ठीक है, लिस्ट आउट करने के बाद हमें देखना चाहिए कि कोर्ट का उन जजमेंट में क्या ओपिनियन आया है, कोर्ट ने उनको रिलीज किया है तो किन पॉइंट्स पे किया है। और फिर हमें, जहां तक मेरा ख्याल है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में एक सीपी फाइल करनी चाहिए और कोर्ट को बताना चाहिए कि आज तक इतने केसेस हुए हैं और इतने केसेस में इन इन लोगों को कोर्ट ने रिलीज कर दिया, और आज तक ये जो है केसेस है ये साबित नहीं कर सके कंप्लेनेंट। तो हमें ये कि जिनके नहीं कर सके हैं, तो एक तो एटलीस्ट ऐसा कानून बनाया जाए कि जब एक कंप्लेनेंट अपना केस साबित नहीं कर सकता तो उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या कोर्ट उसको क्यों नहीं सजा देती है। कोर्ट को चाहिए कि अगर एक बंदा जो है वो अपना अपना केस साबित नहीं कर सकता तो कोर्ट उसको भी तो कोई पनिशमेंट करे, उसके ऊपर भी तो कोई जुर्माना आयद करे, कोई तो ऐसा जो है वो। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई कानून है ही नहीं कि अगर बंदा अपना केस साबित नहीं करता तो कोर्ट उसके ऊपर क्या लायबिलिटी करती है या कोर्ट उसको क्या पनिशमेंट करती है। आया अगर चलो कोर्ट पनिशमेंट ही नहीं करती तो कोर्ट उसको फाइन कर दे। तो हमें ये है कि हमें ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पे ये आवाज उठानी चाहिए कि कोई ऐसा कानून बने कि जो अगर एक बंदा जो है वो अपना केस साबित नहीं कर सकता तो उसको जो है कोई ना कोई पनिशमेंट करे। सफिया साहबा, जब अमेंडमेंट की बात आती है, कानून की बात आती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी वो रेफर कर देते हैं आगे, लेकिन जब केस कोई भी पहुंचता है तो ज्यादा रिलीज ही हुए हैं, लेकिन इससे पहले केसेस हैं उनमें कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं है। आपकी तरफ मैं आता हूं। मैं एडवोकेट कमर
शमस आपकी तरफ जाता हूं, क्योंकि इन्होंने काफी काम भी किया हुआ है, एहतजाज भी किए हुए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिश्चियन काउंसिल जो है उसमें एहतजाज भी उनको हक हासिल है और करते भी रहे हैं। एडवोकेट साहब, कमर शमस साहब, आपने देखा कि ऐसे वकला, मुल्तान के वकला भी हैं जिन्होंने केस, एक तौहीन रसालत का केस लिया, उनको कत्ल कर दिया गया। सलमान तसीर के साथ यही हुआ कि उन्होंने आसिया बीबी की हमायत की, इस कानून के बारे में बोला तो उनको कत्ल कर दिया गया। शहबाज भट्टी के साथ भी वो अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, वो जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये एक है तो असास मामला है, आप इसको कैसे देखते हो, या क्या आप चाहते हो कि क्या हो, क्योंकि इसमें ना सिर्फ अकलियतें, दूसरे लोग भी मुतासर हो रहे हैं। जी जी, तमाम आपके व्यूअर्स को, देखने वालों और इस प्रोग्राम को सुनने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। तो जिस तरह इसकी थोड़ी सी जॉन साहब मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा कि जिस तरह आपने भी सैमसन साहब कहा कि ये कानून तो अंग्रेज के वक्त का है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन देखना ये है कि क्या वजह है कि जब ये कानून तब से एग्जिस्ट कर रहा है और पाकिस्तान पीनल कोड का भी ये हिस्सा था, तो जब तक तो इसकी सजा 2 साल, 2 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों में से कोई थी, तो इन केसेस को शाज़ और नाज़र ही कभी कोई केस आता था, बल्कि सुनने में नहीं था आया। किसी को पता भी नहीं था कि ये भी कोई कानून है या इसके तहत भी जो है वो सजाएं दी जाती हैं। लेकिन जब से इसकी सजा को बढ़ाया गया और एक आमिर ने, एक डिक्टेटर ने आके जिसने इस्लामाइजेशन की तहरीक सारी चलाई और पाकिस्तान के कल्चर को तबाह कर दिया और ड्रग्स दी और क्लाशनकोव दी और ऐसे कवानीन दिए, और जितने ये फंडामेंटलिस्ट सोच की जमातें थीं उनको जब उभारा, तो उसने जब इसकी सजा में इजाफा किया, इस कानून में 295 बी और सी जो है वो ऐड की गई, तो तब से मैं समझता हूं कि इस कानून को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को आपस में पर्सनल स्कोर्स इस पे सेटल किए जाते हैं। अब तो आपने देखा है कि सियासत में इसको बड़ा यूज किया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ, और इसी कानून की आड़ में अभी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को आप सब जानते हैं कि उन पर कातलाना हमला किया गया, और बेसिस वहां पे भी इसी को बनाया जा रहा था, इस कानून को। तो जहां तक हमारा माइनॉरिटीज का ताल्लुक है, वो माइनॉरिटीज क्रिश्चियंस हैं या अहमदीज हैं या वो कुछ ऐसे फिरके हैं जिनको टारगेट किया जाता है इस कानून के तहत, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोग वहां पे, इस टाइम में पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ, वो एक बड़ी खौफ में जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। और जरा कोई जब वो हक बात करने लगे तो वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड में इस चीज का जो है वो खौफ है कि हमारे पे जो है वो झूठा इल्जाम लगा के। और आप ये देखें कि मैं इसको स्टडी कर रहा था चंद दिन पहले भी, तो इसमें जो फीमेल्स को इन्वॉल्व किया गया इन केसेस में, फिर जो है उन फीमेल्स में से 100 एंड समथिंग उनका नंबर था, जिसमें 80 के करीब जो है उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। मतलब कोर्ट का तो वहां पे कोई इंतजार नहीं करता, और पाकिस्तान में कानून क्या है और अदालतें क्या है हम सब पाकिस्तान से हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कहाँ तक वहां पे इंसाफ मिलता है या इंसाफ बिकता है। तो अदालतों से भी कई दफा इंसाफ की जो है वो तो आदमी नहीं कर सकता। और फिर जिस तरह आपने कहा है, अभी एक मैडम ने भी ये जिक्र किया है कि बेचारे लोग जो झूठे मुकदमात जिन पे बनते हैं, क्योंकि होते तो ये बेशतर जो है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो सारे फॉल्स एलिगेशंस हैं और मतलब झूठे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जाके तो बरी होते हैं। और लेकिन अब आप देखें कि जो जिस खानदान में से एक शख्स पे भी ब्लास्फेमी का वो बन जाता है, वो पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है, उन सब की लाइफ इफेक्ट हो जाती है। 10 साल के बाद जाके तो उनकी जमानतें होती हैं, तब नॉन बेलेबल जो है ये ऑफेंस है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो
कानून जो है इसको एक तो गलत इस्तेमाल तो इसका फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। दूसरा, मैं तो ये डिमांड करता हूँ अपने इंटरनेशनल क्रिश्चियन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से भी कि इसको इसकी ओरिजिनल शक्ल में जो थी उसमें वापस लाया जाए। जब कोई केस ही सुनने में नहीं था आता कि ये गुस्ताखे रसूल और ये इल्जाम जो है, कोई पागल नहीं है कि वो जिसको पता भी है कि इसमें मौत की सजा है, और जबकि इस सजा को अब मैंडेटरी कर दिया गया है। फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि उन्होंने कहा लाइफ इम्प्रिजनमेंट वगैरह कोई नहीं, इसकी सजा सीधी सीधी जो है वो मौत है। और ये जो हमारी वहाँ पे जमातें हैं, जो फंडामेंटलिस्ट जमातें हैं, वो नारा ये लगाते हैं कि सर तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा। वो तो कोर्ट्स का भी इंतजार नहीं करते, और वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को जो है प्रमोट किया जा रहा है इस तरह। तो अगर हम इस कानून को इंटरनेशनल लॉ की डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से जब इसका मुआजना करते हैं तो सामने रखते हैं, तो ये तो आपके किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, उसके बुनियादी हकूक के खिलाफ है। आप देखें कि एक शख्स जो खौफ की जिंदगी बसर कर रहा है, वो उसके हर टाइम ज़हन में, दिमाग में, दिल में यही सवाल है कि अगर मैंने अपना कोई जायज़ हक भी यहाँ पे मांगा तो मुझे जो है वो इस कानून में फंसाया जाएगा। जिस तरह आपने ये देखा है अभी ये कराची वाले केस में भी, किस तरह वो तस्कीन भाई ने सही कहा है कि वो तो होशियार थी और मतलब पढ़ी लिखी थी जो जिन्होंने वो रिकॉर्डिंग कर ली है, वरना जिस तरह वो शख्स कह रहा है कि जो मैं खुद आपको काट के फेंक दूंगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं मौलाना बुला लूंगा और मौला आके तो आपको काट के रख देंगे। तो ये केसेस है, इस तरह गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि किसी गवर्नमेंट में ये फैसले लेने की जरूरत नहीं है कि वो इस कानून को जो है इसकी अमेंडमेंट की तरफ जाएं और इसको मेक श्योर करें। ये हमारी जुडिशरी का भी काम है, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी काम है कि ऐसे केसेस में वो सुओ मोटो लें और इसकी मतलब वो जो ओरिजिनल शेप है उसमें इसको वापस लाएं। इसके मिसयूज को, जो ये टूल एज टूल इस्तेमाल किया जा रहा है बदले लेने के लिए, लोगों की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने के लिए इस कानून को इस्तेमाल किया जाता है। मेरे सामने एक्सपीरियंसेस हैं। मैं तो सैमसन साहब, आपको पता है कि मंजूर मसीह और सलामत मसीह का केस जब हुआ था तो उस केस में मैं खुद, मेरा वकालतनामा था, सेशन कोर्ट की हद तक वहां पे मैं पेश होता रहा उनके साथ। और जिस दिन वहां पे गोली चली और वो शहीद हुए तो आई वाज देयर विद देम। उससे 10 मिनट पहले मैं अपने चेम्बर्स वापस गया था। तो ये कानून लटकती तलवार है और इसका जो है हमें मिलके कोई जो है वो तदारक करना चाहिए और हमें ये मुतालबा करना चाहिए जॉइंट कि इसको इसकी ओरिजिनल शेप में वापस लाया जाए ताकि इसका इस गलत इस्तेमाल जो है वो बंद हो सके। जी शमस साहब बहुत शुक्रिया। तस्कीन साहब, हालात आदरा पर आपकी गहरी नजर है। मैं जहां तक सोचता हूं कि ये जो समीना मुश्ताक वाला वायरल हुआ या उससे कुछ ने कहा कि इसका सख्ती से नोटिस लिया जाए, आला हकाम ने भी, आप कैसे देख रहे हो कि कुछ वाकया चेंज आने वाली है? असली हालत पे ले जाना तो वही है कि वहां पे कुछ और सजाएं थी, लेकिन हुआ ये कि लोग इस कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। और चूंकि सिंध का एरिया जो है ना वो पाक था इस बात से, ये कैसे निकल गया वहां तक? ये बताइएगा कि कैसे रहे हो इस सूरत हाल को? सैमसन जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम पैनलिस्ट को, तमाम नाजरीन को, पूरी दुनिया में जो सब प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको सलाम। हकीकत पसंदाना बात करूंगा, जैसे कहते हैं ना कि पढ़ी लिखी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में या भारत में लोगों को समझ नहीं आती, सीधी सी बात। समीना मुश्ताक का वाकया जो है अभी रिसेंट, शी इज अ सीनियर ऑफिसर वहाँ पे शोबा विजिलेंस में, वो जाहिर है सीनियर ऑफिसर हैं। और जो बंदा सलीम है जिसने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उस बंदे ने साफ कहा कि हमारे 100-200 रुपया मरेगा, आप गाड़ियां आने दो बगैर स्टिकर के। जी जी। तो आप क्यों हमारे 100-200 के पीछे पड़ी हुई हैं मैडम? यहाँ से बात शुरू हुई। तो फिर उसके बाद सलीम का ये कहना कि मैं आपके टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े करवा दूंगा, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी शख्स की, चाहे वो मसीही हो या गैर मसीही हो, उसकी कीमत जो है वो 100-200 रुपया है उसकी जान की। ठीक है, एक बात।
दूसरी बात यह है कि हम इसको जितना मर्जी हम वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि जी ये लॉज कब बने थे, अंग्रेज के दौर के थे, नहीं हैं, फिर उसके बाद कितने जुलूस निकल गए, कितनी दहाइयों से आवाज़ें उठाई गई, कितने केसेस हुए, कितने लोगों की जानें गई बेगुनाहों की, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि एक बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ा इन कवानीन के ऊपर। इवन आप भी कहने पे मजबूर हैं कि जी हम चाहते हैं कि इसको ज़ाती तौर पे ना लीजिएगा, लेकिन आप भी केयरफुल हैं। आप कहते हैं कि नहीं नहीं हम चाहते हैं कि इसको ख़त्म ना करें, हालांकि हमारा मुतालबा ये होना चाहिए कि ख़त्म करें बाबा, क्योंकि ये तलवार तो हमारे ऊपर लटकी हुई है। ये सिर्फ हम नहीं, पाकिस्तान के अंदर बड़ी कदामत पसंद आवाज़ें हैं। आपने शहरी रहमान का जिक्र किया, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी शायद अंदर से चाहते थे कि इस कानून को ख़त्म किया जाए, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ पाकिस्तान ही, पाकिस्तान भारत जो है ये ऐसा माशरा है कि यहाँ पे मजहब बिकता भी है और बड़ा कामयाब बिजनेस है, ठीक है जी। और पाकिस्तान में देखें कि जैसे मुट्ठी भर तहरीक लबैक के लोग होते हैं, इतनी इतनी तगड़ी आर्मी को, इतनी तगड़ी गवर्नमेंट्स को आगे लगा लेते हैं, होते वो 10-15 हज़ार हैं लोग, लेकिन 20 करोड़ अवाम के मुल्क को उन्होंने यरगवाल बनाया होता है। और मजहब जो है वो बहुत सेंसिटिव मसला पाकिस्तान में है, ये तो हमें पता है। इसलिए हकीकत ये है कि बज़ाहिर लगता है कि ये ना ये कानून चेंज होना है, इसका हल चुपके से लोग कैसे निकालते हैं कि जैसे आसिया बीबी है, बेचारी के 10 साल उसके पाबंदे सलासल गुजर गए, ठीक है जी। बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। फिर शमा शदाद केस में आप देख लें, 2-3 मसाले दूंगा बस, और उनका अनबॉर्न चाइल्ड, उनको शहीद किया गया, ठीक है जी। बाद में पता चला वो बेगुनाह थे, फिर उसके कातलों को जनाब सजाए मौत दी गई, अभी तक सजाए मौत पे अमल नहीं हुआ, ठीक है जी। आसिया बीबी बेगुनाह साबित हुई, और जिस मुल्ला ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था वो आज भी दंदनाता फिर रहा है। फिर आपको इस्लामाबाद में एक केस याद है, रिमशा मसीह केस बच्ची का, वो खालिद जुदून नामी मौलवी उसने बच्ची को, जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, उसके ऊपर इल्जाम लगाया, लेकिन खालिद जुदून आज भी कहीं ना कहीं नमाजें पढ़ा रहा होगा, ठीक है जी। फिर आप देख लें, सलमान तासीर ने आसिया बीबी का साथ दिया था उस वक्त, लेकिन जो उसका कातिल था, वो जो पुलिस वाला था, उसको उन्होंने हीरो बना लिया, उसके मज़ार के ऊपर पुलिस वाले दुआएं मांगते हैं। तो ये तो पाकिस्तान का मिजाज है। तो इसलिए आप भूल जाएं कि पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज कभी चेंज होंगे या नहीं होंगे। हमारे लोग जो हैं वो इसी तरह बेचारे बोनस की जिंदगी गुजारते रहेंगे। जो बच गया बच गया, कल किसी किसी के ऊपर इल्जाम लग गया तो उसकी जान गई। अब प्रियंका कुमार केस देख लें, वो पाकिस्तान से बाहर से मेहमान आया हुआ था, पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा था, किसी को पता नहीं कि उसने बेचारे ने क्या बोला क्या नहीं बोला। सुनने में ये आया कि उसने बोला था कि भाई बंदे के पुत्रों की तरह काम किया करो, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने मजहब का इल्जाम लगा दिया। ये तरीके लबैक के लोग नहीं थे, आम मुसलमान थे जिन्होंने पकड़ के उसकी टिक्का बोटी कर दी, ठीक है जी। और पाकिस्तान इतना अजीब मुआशरा है कि ये 2 पल के अंदर जान ले लेते हैं, फिर अगले दिन जनाब माफी भी मांग रहे होते, शर्मिंदा हो रहे होते हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे थे यार सॉरी मेरा दिमाग घूम गया था, पता नहीं मेरे तो पट्टी किसी ने पढ़ा दी, तो मेरे आंखों के आगे ये आ गया था, तो अब मुझे बुरा लग रहा है। मैं अक्सर ये लोगों से कहता हूँ कि उस वक्त से बचो जब ये लोग बिखरे होते हैं, इनको मजहब जो है सर पे चढ़ा होता है, क्योंकि अगले दिन इनको होश आता है। तो इसलिए ये भूल जाएं कि जितने मर्जी आप ये प्रोग्राम कर लें, नेटवर्क कर लें, पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स पे बुला के कर लें, ये जो मजहबी जमातें हैं चाहे मुट्ठी भर हों, ये कभी इज़्ज़तदार में नहीं आई, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि ये पाकिस्तान से ब्लास्फेमी लॉज को ख़त्म ही नहीं होने देंगे। और एक और बात करूँगा, ये ब्लास्फेमी लॉज जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, दीगर मुस्लिम ममालिक के अंदर भी हैं। मैं स्टडी कर रहा था, तकरीबन 14 ऐसे ममालिक जहाँ पे एक्टिवली वहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं ये लोग गुस्ताखी करते? क्योंकि ये आपने सलीम और ये समीना मुश्ताक वाला केस देख लिया ना कि वहाँ गुरबत नहीं है, 100-200 के चक्कर में नहीं। क्या मिडिल ईस्ट के अंदर किसी को क्या जरूरत है कि 100-200 रियाल के अंदर किसी को ब्लास्फेमी के चक्कर में डाल ले? तो ये जो गरीब भूखे मुल्क होते हैं, इंडिया में भी देख लें, वो गाय के चक्कर में जनाब मुसलमानों को उड़ा के रख देते हैं, ठीक है ना? हालांकि कोई तहकीक नहीं होती, कुछ नहीं होता। ये भूखे मुल्कों की, भूखे माशरों की, बेहिस माशरों की ये एक अजीब सी अदा है कि लोगों की जान ले लेना मजहब के ऊपर। और जो अमीर ममालिक है वहाँ पे ब्लास्फेमी लॉज भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन सऊदी अरब में कोई ऐसी ब्लास्फेमी नहीं होती, मिस्र में कुछ नहीं होता, लीबिया में कुछ नहीं होता, वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं। इवन इंग्लैंड के अंदर भी, यूरोप के कई ममालिक के अंदर बुक्स के अंदर है ब्लास्फेमी लॉ, लेकिन यहाँ पे जो मर्जी कोई कह ले, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में, लेकिन लोगों की जेब में पैसा है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि मजहब के चक्कर में करते फिरे। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है ये जलालत होती रहेगी। आगे आप जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया तहसीन साहब। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, वहाँ पे तजर्बात बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी कह लो, इंटरफेथ हारमनी का सिलसिला जो शुरू करने वाला, या उसका मकसद समझ में आता है, या इसीलिए नफरतें दूर करने का सोचा गया था कि नफरतें ख़त्म की जाएं, फिर रवादारी या बहुत सारा ऐसी वो शुरू की गई वहाँ पे कि ये कम लोगों में काम आए। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं कि ये जो एक खास ग्रुप है
एक खास ग्रुप है। वैसे तो बीबीसी ने पहले भी तबसरा किया, पैसे फेंको, जितना मर्जी ग्रुप इकट्ठा कर लो, हजूम इकट्ठा कर लो, आप जिसके मर्जी आप गिराओ जलाओ का काम, जिस तरह से गुज़श्ता लाहौर में पहले वाक़या हो चुके हैं और बहुत सारे वाक़या सामने आए हैं। आप कैसे सोचते हो डॉक्टर साहब, इसका कैसे हल? अभी तो बैनुल कौमी सतह पे भी काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका है कि इस पे किया जाए, कुछ ना कुछ बेहतरी लाई जाए इस कानून के इस्तेमाल में। जी देखें सैमसन साहब, पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक इतना वसी है और फिर इतना कुछ कहा गया है इसके बारे में कि मेरा ख्याल है कि इसको चंद सेशंस में ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं इसी डिस्कशन को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, और सिर्फ इस बात के लिए ताकि कुछ क्लेरिफिकेशन हो जाएं। और तस्कीन साहब ने बड़े खूबसूरत बात की है, क्लेरिफिकेशन करने से फायदा कोई नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हम कहते हैं ब्लास्फेमी लॉज वर क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश राज, दे वर नॉट क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश राज इन दैट कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने जो कानून बनाया था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अभी जरा सुनिए कि ब्लास्फेमी लॉ है कि ये कुछ और है। इट इज अ क्राइम टू डिस्टर्ब अ रिलीजियस असेंबली, ट्रेसपास ऑन बरियल ग्राउंड्स, इंसल्ट रिलीजियस बिलीफ्स and intentionally destroy or defile a place or an object of worship. And this was across the board. हिंदुओं का हो, सिखों का हो, मुसलमानों का हो, ईसाइयों का हो, क्रिश्चियंस का हो, ये बुद्ध मत का हो, किसी का भी हो, दिस वाज 295। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, उनकी इंटेंट भी उन्होंने लिखी थी कि इंटेंट ये थी टू डिस्करेज एंड डिटर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। अब वो चीज जो है, एक लॉ बनाना टू डिटर एंड डिस्करेज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, उसका फिर आगे से वो हुलिया बना देना कि वो टोटली बिलोंग्स टू वन रिलीजन, सिर्फ इस्लाम के लिए है, सिर्फ इस्लामी किताब के लिए है, सिर्फ इस्लाम के पैगंबर के लिए है, सिर्फ इस्लामी इबादत गाहों के लिए है, ये फिर वो ब्लास्फेमी लॉ बनता है। द वर्ड ब्लास्फेमी नॉट इवन यूज्ड इन द ब्रिटिश उस कॉन्टेक्स्ट में। वो जो लॉ था दैट वाज टू क्रिएट, देखे, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी थी, गोरे का राज था, गोरा चाहता था कि वो आपस में लड़े ना, तो सबके लिए बराबर का कानून था। ये इस बात समझ में आती है। अच्छा, अब बात ये है कि जब ये होते होते हमारे तक पहुंचा जनरल ज़ियाउल हक साहब से, उन्होंने इसको पकड़ के इसका हुलिया बिगाड़ दिया और कह दिया कि ये देखो हम उसी को बेहतर कर रहे हैं। ये इसी तरह से बेहतर किया गया जैसे पाकिस्तान के बाकी अदारों को जो गोरा छोड़ के गया था, हमने बेहतर कर दिया। आपने देखा ना, रेलवे का निजाम हमने कितना बेहतर कर दिया। जो निजाम हमें अंग्रेज दे के गया था, उससे हम कितनी बेहतर अब रेलवे चला रहे हैं। तालीम का निजाम भी हमने बेहतर कर दिया, हमने PIA को भी बेहतर कर दिया। दिस इज द सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वी हैव मेड एंड वी हैव लिमिटेड द बेनिफिट ऑफ दैट इम्प्रूवमेंट टू वन सेक्टर ओनली। तारीखी सी बात है, एकेडमिक बात है, इसका आपके सवाल के साथ जवाब का ताल्लुक नहीं था। आपने मुझसे सवाल किया कि इसके बारे में अब क्या किया जा सकता है। देखें, सबसे पहली बात तो है ध्यानत। हर इंसान के अंदर इंसानियत की एक चिंगारी होती है, हर इंसान के अंदर, ठीक है। ज़हनी तौर पे मफलूज ना हो इंसान, पागल ना हो, मेंटली डिस्टर्ब ना हो, तो उसके अंदर इंसानियत की, रवादारी की एक ख्वाहिश जरूर होती है। जुल्म होता देखकर हर एक के अंदर से ये आवाज आती है कि ये जुल्म नहीं होना चाहिए। अब मैं बतौर क्रिश्चियन बात नहीं कर रहा, मैं बतौर इंसान बात कर रहा हूँ, एज अ मेडिकल डॉक्टर हु हैज स्टडीड साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिस्पॉन्सेस वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि इसकी बेहतरी आएगी। तस्कीन साहब मेरे लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ है, बहुत मोहतरम है मेरे। we can always agree to disagree and still have lovely conversations. उन्होंने जो बातें कही हैं मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारे लोगों का कि दे एक्चुअली बिकम मैड, क्योंकि 24, 48, 72 घंटे के बाद उन्हें एहसास होता है मैंने क्या कर दिया यार, मुझे क्या हो गया था, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, ये जो सिलसिला चल रहा है इसको रोका जा सकता है, मैं पुर उम्मीद हूँ, और ये कि ये रोका जाएगा। हम फिर जो आपने अभी रवादारी की बात की है उनका जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। इंटर रिलीजियस जो है, ये जो इंटर रिलीजियस लोग जो है, इनको देखें, इनका एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये है कि इनके लीडर्स जो है, इंटर रिलीजियस मूवमेंट्स जो है, इंटरफेथ मूवमेंट्स जो है, इनके रिलीजियस लीडर्स जो है ये बैनुल अक़वामी लोग होते हैं। इनका ताल्लुक सिर्फ शेखपुरे से या गुजरांवाले से या सखर हैदराबाद से नहीं होता। दे आर वेल ट्रेवल्ड, वेल स्टडीड, वेल हर्ड, वेल कनेक्टेड पीपल। ठीक है, तो इनके ऊपर ये बात फिर अखलाकी तौर पर ये जिम्मेदारी आती कि जो कुछ वो बाहर आकर देखते हैं और बाहर तवक्को करते हैं कि उनके मज़ाहिब के साथ किया जाए, पाकिस्तान में जाके वो एक्सटेंड करें। वरना वो आके यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं या फिर वहां पे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे अपने सियासतदान है, वो जब यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान से, तो यहाँ पे आके वो हर तरह की रवादारी चाहते हैं एक मजहब के लिए, अपने मजहब के लिए, और वही फैक्ट्स जो है जब वापस जाते हैं तो दे डिनाइड टू अस। तो इंटर रिलीजियस जो मूवमेंट्स हैं इनका एक बड़ा पॉजिटिव रोल हो सकता है, बशर्ते के ये रोल जो है ये सिर्फ केक काटने तक, हार पहनाने तक और कैमरों के सामने हाथ मिलाने से बढ़ जाए। क्योंकि ये रोल जो है ये सिर्फ उस वक्त होता है जब सेल्फीज बन रही होती हैं, मोबाइल्स होते हैं, कैमरे होते हैं, केक होते हैं वगैरह। उसके बाद उन्हीं इलाकों में जहां के ये लोग होते हैं हर तरह की जुल्म ज्यादती होती है, और जब किसी पे इल्जाम लगाया जाता है तो उस वक्त इन लोगों को सामने आना चाहिए। और जो इंटरनेशनल लॉ है, जो इंसानी जहन का एक एक्सेप्टेड तरीकाकार है कि किसी पे भी इल्जाम लगाओ, लेकिन शुड बी ट्रीटेड जब तक उसका गुनाह साबित नहीं होता, जुर्म साबित नहीं होता। हर शख्स का ये हक है कि उसे बेगुनाह तस्लीम किया जाए। ये जो होता है कि इल्जाम भी मैं ही लगाऊंगा, उसका जुर्म भी मैं ही साबित करूंगा, सजा भी मैं ही दूंगा, 200 टुकड़े भी मैं ही करूंगा, उसके बाद इसके ऊपर मैं FIR है वो भी मैं ही लिखवाऊंगा और गवाही भी मेरी होगी। इस निज़ाम को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब में जो इंसानी सोसाइटीज की पाबंदियां लिखी गई हैं उनको सामने लाना होगा। सिर्फ रवादारी और इंटरफेथ हार्मोनी का यही मतलब नहीं कि हमने ईद का केक काटा और उन्होंने क्रिसमस का केक काटा। मैं ये बात बड़े जोर से कह रहा हूं कि असल में हार्मोनी जो है वो उस वक्त जाहिर होती है जब इस तरह के वाकयात पैदा होते हैं, और उस वक्त ये लोग तस्वीरें खिंचवाने वाले कहाँ होते हैं हार्मोनी साबित करने के लिए। जी 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 बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो अंग्रेज राज में 295 बना सामने आया 1860 में, और फिर अमेंडमेंट जो है वो अमेंडमेंट हुई 1927 में, और फिर आगे जाके जब जनरल एक अमर का दौर आया तो 1980 और 1986 के दरमियान इसको मजीद जो सजाए मौत कर दिया गया, इसे शिकें में इजाफा कर दिया गया, BA C इस तरह से इजाफा करके खतरनाक बना दिया गया। तो एडवोकेट तबस्सुम साहबा, आपने सारी बात सुनी, हाल भी सुना, कानून से रिलेट हो केसेस के लिए जानते भी हो, डिस्कस भी होती है कि ये ब्लास्मी ला का वकालतनामा या इस तरह से क्या दिक्कतें पेश आती हैं, फिर फेस करना पड़ता है। जो वकील आता है उसको अपने ही वकला साथी से भी तौहीन रसालत से फिर एस्टेब्लिशमेंट में भी पाई जाती है। तो कैसे हम सेफ जो इंसाफ दिलाने वाले हैं ये कैसे सेव कर सकते हैं, ये कैसे चला सकते हैं? प्रॉब्लम तो है। कैसे आपने कभी या वकला ने जो एक इंसानियत पसंद है वो कभी उन्होंने अपनी ये बयान किया है कि क्या मुश्किलात है हमें? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे ये बात हुई है कि ये कानून कहाँ से है, वो सारी हिस्ट्री है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स भी वो भी हिस्ट्री है। लेकिन जो प्रैक्टिकली देखा जाए, चाहे वो लॉयर्स हैं, चाहे वो एक आम इंसान है, जो कोई आम शहरी है, उसके लिए भी जब रिलीजियस मैटर आते हैं तो उसके लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? थ्रेट उसको ये होता है कि मुझे, अगर मैं इसको परस्यू करता हूँ तो मुझे या मेरी फैमिली को सफाई हस्ती से खत्म कर दिया जाएगा, जैसे कि तस्कीन भाई जो है वो कह रहे थे। लेकिन अभी अगर हम देखें कुछ टाइम पीरियड पहले, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे वो बिल्कुल ही साकित हो जाते थे, इस चीज के लिए बात करना ही नहीं पसंद करते थे। तो अगर ये कराची में इंसिडेंट हुआ है, चाहे वो BBC में हाईलाइट हुआ है,
اور اس پہ جو تردید اور مذمت کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے، وہ ایک جس جو ہے وہ بارش کا وہ پہلا قطرہ ہے، لیکن ابھی بارش سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کنٹینیوسلی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اس کے لیے بات نہیں کریں گے، کیونکہ جب میں نے سٹارٹنگ میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم مذہب کے لیے لڑنا مرنا تو چاہتے ہیں ہر کوئی، چاہے وہ کرسچن ہے، مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، لیکن ہم اس کے لیے جینا کب سٹارٹ کریں گے جب ہم اپنے مذہب، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، کوئی سا بھی ریلیجن ہے، جب ہم اپنے ریلیجن کو جو ہے ٹرو اسپرٹ میں جو ہے سمجھ کے اس کو فالو کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے رول آؤٹ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے باقی سب کے لیے بھی یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے اس کو جب تک ہم کنٹینیوسلی اس کے لیے بات نہیں کریں گے، انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے، اور پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن ہونے چاہیے، صرف وہی کیک کٹنگ تک نہیں۔ کمپلیکیشن ابھی جو پریزنٹ سچویشن ہے ابھی پاکستان میں بہت ساری پولیٹیکل، سوشل، اور غریب کے لیے تو زندگی پہلے ہی بہت زیادہ مشکل ہے، اور موت بھی بہت مہنگی ہے اور زندگی بھی، تو یہاں جو ہے وہ بات تب تک پوری نہیں ہو سکے گی جب تک ہم ڈیپ روٹ جا کے، گراس روٹ پہ جا کے کام نہیں کریں گے اس کے لیے۔ کیونکہ صرف انٹرفیتھ کے سیشنز، کانفرنسز جو ہے وہ ایک علیحدہ سٹیپ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے جب تک اس کا مس یوز ہے، اس کے لیے جو گورنمنٹ باڈی ہے، جو اسٹیٹ ہے، وہ کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتی تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح کی ایلیمنٹس ابھی ہم دیکھتے ہیں، پچھلے انسیڈنٹس دیکھتے ہیں، تو اگر ایچ آر سی پی کا ڈیٹا دیکھتے ہیں، اگر نیشنل کمیشن آف جسٹس اینڈ پیس کا ڈیٹا دیکھتے ہیں، جو بلاسفیمی کیسز ہوئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو اس چیز میں ایکوزیشن ہوئی ہے وہ مسلم کمیونٹی والوں کو ہی الزام جو ہے وہ سب سے زیادہ ان پہ لگائے گئے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں پاکستان میں انہی کے اوپر جو ہے وہ فالس ایکوزیشن آف بلاسفیمی ہوتی ہے، بہت زیادہ کیسز اگر آپ ڈیٹا میں جا کے دیکھتے ہیں، ایچ آر سی پی کا ڈیٹا دیکھیں، این سی جے پی کا ڈیٹا دیکھیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ خود جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو فالس ایکوزیشن ہے اس کی شکار ہوتی ہے۔ کئیوں کو جیسے کہ ابھی ایڈوکیٹ قمر جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ کورٹ کا تو پروسیجر ہی بہت دور کی بات ہے نا، کہ جب وہ فائل ہوگا یا سو موٹو ایکشن لیا جائے گا، جو باقی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن کہانی صرف یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ کچھ ہوتا نہیں ہے پریکٹیکلی، لیکن ابھی سفرنگ تو ہے، سفرنگ کنٹینیوس ہے، لیکن اس کے تدارک کے لیے جب تک ہم خود بات نہیں کریں گے، ہم خود آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم اس کے لیے کچھ ایکشنز نہیں لیں گے، جب تک ہم خود اپنا کیس فائل نہیں کریں گے، جب ہم اپنے لیے خود داد رسی کے لیے سامنے نہیں آئیں گے تو کوئی بھی ہمارے لیے نہیں آ سکتا۔ تو اگر وکیل کے لیے کہا جائے صرف بلاسفیمی کیسز میں خطرات ہیں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آج جو ہے صبح فیصل آباد کی ایک ویڈیو آئی ہے، ایک وکیل ہے، وکیل صاحب ہے، ان کو 40 گولیوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں جو ہے وہ روڈ پہ ہی مار دیا گیا۔ وکیل کو تو کسی بھی حال میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو تھریٹس نہیں ہے، وہ چاہے بلاسفیمی کیسز ہیں، چاہے نارمل پراپرٹی کے میٹرز ہیں، اس میں بھی قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کیس میں بھی وکیل کے لیے تو تھریٹس کنٹینیوسلی ہیں۔ تبسم صاحب، آپ مختصر یہ بتائیے گا، مختصر، جی کہ این جی اوز کا کردار کیا ہے اس بلاسفمی لا کے پیچھے، کیا ہے کردار سے مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں بچانے کے لیے کیسے لڑتے ہیں یا کئی دفعہ پھنسا بھی دیتے ہیں؟ جی بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر این جی اوز کے لیے بات کی جائے کہ این جی اوز کا کردار صرف بلاسفیمی کیسز کے لیے اگر اسپیسیفکلی رول کہا جائے، بہت مستفید ہو سکتا ہے اگر وہ اپنا رول ادا کرے تو جی، جس پولیٹکس نہ کریں تو، جس بلیم گیم نہ ہو تو، جس کسی ایک کو جو ہے وہ ٹارگیٹ نہ کیا جائے، کیونکہ دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے، اس طرح کے کنٹینیوسلی سیشن جو ہے وہ پریکٹیکلی عام پبلک کے اوپر جس کی ایجوکیشن نہیں ہے اتنی زیادہ، اس کے تک جانا جو ہے، رسائی کرنا، اس کو بتانا، کیونکہ ہمیں تو ہماری عام پبلک ہے۔ ابھی میں مختلف لوگوں کے پاس جب مختلف چرچز میں مختلف جگہوں پہ جاتی ہوں اویئرنیس سیشن کے لیے، تو جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، تو سب سے وہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس بلا کا نام ہے،
फंडामेंटल राइट्स तो बात की बात है ना। फिर मैं जब आम जबान में उनसे पूछती कि आपको अपने बुनियादी हक पता है कि बीइंग एज ए पाकिस्तानी होते हुए आपके क्या कानून में हक हैं कि आपको हासिल है, नहीं पता होते। तो जब तक हम ग्रास रूट पे जाके काम नहीं करेंगे, जब उसको पता ही नहीं है कि उसको फ्रीडम किस चीज की है, किस चीज का कहना है, क्या करना है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ एनजीओ जो एक या हाँ या ना में अगर आप जवाब दे दें, आपको लगता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव आपको कहना चाहिए कि ज्यादातर नहीं कर रहे हैं, उनके नाम पे पैसा लूट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? सिर्फ आप हाँ या ना के अगर जवाब देना चाहें तो कोई बात नहीं। नहीं, खाली सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पैसा ही लूट रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं एनजीओ के बगैर भी इंडिविजुअली बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन जी, इसके थैंक लिए यू। एनजीओ जो नहीं नहीं, लेकिन इसके लिए मैं एक चीज कहूंगी कि हम्म, एनजीओ इसमें लोकली, हम्म, नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारा काम कर सकती हैं और हम्म, करवा सकती हैं, कानून साजी के लिए भी, और हम्म, इस कानून का जो अब्यूज है ना, उसकी हम्म। रोकथाम के लिए भी। जी, 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 इसके लिए जी, ये कार जो रोल है इसका स्पेसिफिकली बहुत परफेक्ट होगा, इंस्टेड ऑफ दैट के कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स के, इंस्टेड ऑफ दैट के आने वाली जो नस्लें हैं, क्योंकि हम्म। पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी होने पे फख्र है, तो फिर पाकिस्तान मेरा जो मुल्क है उसमें मुझे सेफ्टी भी हो, मेरी जान की, माल की, और मेरे अजीजो कारिब की भी। जी, मैं कुछ कहने की जरूरत ये करूंगा कि वो इंटरनेशनल जो बाहर बैठे डोनर हैं, उन्हें तो ये पता नहीं कि वो तो भेज रहे हैं कि ये ब्लास्मी लॉ के लिए या इन केसेस के लिए खर्च होंगे, आगे उसकी मर्जी है वो क्या करता है, वो जवाब आगे चलेंगे फिर लेते हैं। तो सफिया साहबा, ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि इसका मिस यूज होता है और सजा भी नहीं दी जा रही, किसी को सजा भी नहीं मिलती। अगर सजा दी जाती तो शायद ये काम रुक जाता। कोई इसके लिए कोई आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ स्टेप उठाए गए? क्योंकि कम्युनिटी तो मिnority तो बेबस नजर आती है कहीं कहीं, अक्सरियत तो बेबस नहीं होती ना, मिnority तो बेबस होती है। अक्सरियत के कभी आपके कानों में आवाज आई है कि अक्सरियत ने भी कोशिश की है कि हमारा भी नुकसान हो रहा है? मुल्ला तो नहीं ना 75% या 50% मुल्ला लोग हैं या ये मजहबी जमातें हैं, आम लोग हैं, वो समझते भी हैं, कहीं समझते हैं, सामने उनके आने में क्या दिक्कत है? एक्चुअली देखें, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गैर मुस्लिम या जो है नॉन मुस्लिम या मुस्लिम ने आवाज नहीं उठाई, उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ शिद्दत पसंदी इतनी ज्यादा है। वही बात है कि मजहब कार्ड जो है ना वो बहुत बिकता है। तो यहाँ शिद्दत पसंदी इतनी ज्यादा है कि ये सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम भी जो है ना इस टॉपिक पे बात करते हुए डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे सजा वही है कि सर तन से जुदा, जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में तो हर बंदा ही डरता है कि इस टॉपिक पे आवाज ना ही बुलंद की जाए तो बेहतर है। नहीं, रिकमेंडेशन, कुछ रिकमेंडेशन अगर आप देना चाहें, कोई कहना चाहें, क्योंकि कहना तो हमारा हक बनता है, मशवरा भी कई दफा मशवरा अगले को तहरीक भी दे देता है, वो सोचना भी लग जाता है। जी, जी, इससे यही है कि यहाँ तो बहुत स्मूथ तरीके से जो है ना ये तहरीक चला है। यहाँ फिर हम ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हम इस पे नहीं जाएं कि अमेंडमेंट पे ना जाएं। जो तो मेरा जो एक ओपिनियन है कि हम अमेंडमेंट पे ना जाएं, हम अमेंडमेंट का लफ्ज ही नहीं यूज करें, ये वर्ड को तो हम यूज ही ना करें कि अमेंड। हम तो ये कहें कि जो लोग साबित नहीं कर सकते आप उनके लिए भी तो कोई पनिशमेंट रखो। तो जी, किसी को आप कानून उनको हाथ में लेने की इजाजत ना दी जाए। जी बहुत सारे आपके सिंध में ही वाकयात ऐसे हुए हैं, सिंध के बॉर्डर पे ऐसे जी वाकयात जी हुए हैं कि पूरे के पूरे गांव का घेराव कर लिया गया है। जी जी, बहुत सारे वाकयात हो हाँ चुके जी, हैं। हाँ जी, तो मैं यही तो कह रही हूँ ना कि देखिए जो लोग करते हैं अगर वो साबित नहीं कर सकते तो आप उनके लिए तो कोई पनिशमेंट रखो। तो हाँ जी, अगर एक भी बंदे को पनिशमेंट हो गई ना तो नेक्स्ट हम्म, टाइम जो है ना दूसरा करते हुए डर। जी। ये लम्हा फिक्रिया है कि जब तक सजा नहीं दी जाती किसी झूठे को, तब तक हमारे ये मामला रुकेगा नहीं और पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर नहीं होगा। जी, जितने भी लोग आज तक हुए हैं रिलीज इन केसेस, उनमें से किसी एक बंदे ने भी तो आवाज नहीं बुलंद की। अगर वो सिंपल डेफर्मेशन का ही केस फाइल कर देता तो एटलीस्ट उस सामने वाले बंदे को ये तो होता कि मेरे ऊपर केस फाइल हुआ है। तो जो लोग रिलीज हो चुके हैं वो आवाज बुलंद करते हैं। अगर वो लोग, लेकिन जाहिर सी बात है हर बंदा यहाँ डरता बहुत ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा है, इतना डर है कि इंसान
बंद कमरे में भी मेरे ख्याल में इस बात पे डरेंगे कि मेरे ऊपर ये केस हो। जी जी, ये कुछ बेहतरी के लिए जरूर करना पड़ेगा कि खौफ जो है, जब तक खौफ है मुल्क में अमन भी और भाईचारा कतई नहीं आ सके, ये जरूर इसका करना पड़ेगा। तो चमन साहब, जी जी एक तो रिकमेंडेशन भी जरूर आप दीजिएगा, दूसरा एनजीओ की बात, क्योंकि हमारे लिए मेरा ख्याल है कुछ इजी है बात करने के लिए। बहुत सारे हमें भी फीडबैक आती है, फलां एनजीओ ये कर रही है, पैसा बना रही है उनके नाम पे, उनकी चाहती है केस ऐसे हों, ऐसे केस सामने आए तो हम करें। दोनों को आप जरूर, एक पहले आप रिकमेंडेशन किस तरह आपके ख्याल से कैसे काम हो सकती है ये सारी इंतहा पसंदी, दूसरा जो एनजीओ का किरदार है उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए गया, क्योंकि ये बड़े वाकयात या ऐसी बातें हो रही हैं कि वो जो मीडिया पर्सन है उस पर बराह रास्त ब्लेम कर देते हैं, जी आप नहीं कुछ आवाज उठाते। जी ये मेरी बहन सफिया जो है, इन्होंने अदालत की बात की है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। मैं मतलब वो कहते हैं हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। तो यहाँ पे मेरा मतलब है तवक्को कोई नहीं, जिस तरह तस्कीन ने कहा है ना कि बड़ा ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इस बल्कि नामुमकिन है कि इस कानून में इसको खत्म किया जाए या इसमें कोई कानून में तब्दीली आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि नाउमीदी जो है वो गुनाह है और हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए और अपने राइट के लिए आवाज उठाते रहना चाहिए। आप देखें, एक हमें जो फॉरेन मीडिया है ना, उसको भी जरा उसके जमीर को भी झंझोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक इश्यूज जो है वो बाहर का मीडिया और बाहर के लोग आपके साथ नहीं देते या नहीं उठाते, तो तब तक उस इशू को पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है वो सीरियस या संजीदगी से नहीं लिया जाता। सैमसन साहब, आपको पता है, आप गालबन मेरे साथ थे एक दो दफा जब हमने प्रोटेस्ट किया है ब्रसल्स में, फिर यहाँ पे स्विट्जरलैंड में, फिर यूरोप पार्लियामेंट के सामने। तो उस टाइम हमारी हुकूमत को और हमारी इन एम्बेसीज को भी जो है वो बड़ा तकलीफ पहुंची थी, मुश्किल में पड़ और गए थे। जी मुश्किल में पड़ गए थे और हमारे नाम पता करने शुरू कर दिए कि ये कौन है, कहाँ से हैं। तो जब मैंने उन्हें कहा कि इनको जरूर नाम भी दें, मेरा पता भी दें, और जो ये करना चाहते हैं वो करें भी। तो दूसरा ये है कि जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस है ना, नहीं, इनको हमें मैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आप आओ, लेकिन पहले मेरी एक बात जरूर सुन लीजिएगा कि अदलिया, सुप्रीम कोर्ट जो है वो छोटी अदालतों, तमाम अदालतों पे असर अंदाज होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको फेयर के लिए ऑर्डर देती है या सख्ती से कि फेयर से मतलब है कि जहां पे कोई आती है ऐसी सामने आता है केस के वहां जजमेंट, फेयर जजमेंट, और फिर पुलिस जो है, पुलिस पे अदालतें भी हावी होती हैं, पुलिस पे भी अगर अदालत चाहे या अदलिया चाहे तो कोई ना कुछ ना कुछ हो सकता है या नहीं। अब एक सवाल मेरा आपसे है। दो, 2014 में जून में जजमेंट आई जिलानी साहब की, सुप्रीम कोर्ट के जज की। उन्होंने उसमें क्या क्या चीजें रिकमेंड की, क्या उनमें से किसी पे अमल हुआ है? किसी ने कोई अमल किया? वो गया था बराह रास्त असेंबली के लिए, नेशनल असेंबली के लिए, कि वहां पे कानून साजी हो जो जजमेंट आई थी। नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे फोर्स कायम की जाए, इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पे जो है स्पेशल जो है वो बनाई जाए, कमेटीज बनाई जाए, ये वो। तो वो जिन पे अमल दरामद होना था, तो वहां पे कोर्ट की भी कोई नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी करते हैं, कोर्ट कुछ कहती है वो कुछ करते हैं। तो ये एक माइंडसेट भी है, उस अदारों पे माइंडसेट सवाल का उठता है ना, अदारों है। पे हाँ सवाल उठ जी, जाता है। हाँ। चले आगे तो एनजीओ की उसका तरफ एक चलते तो हैं। माइंडसेट तब्दील जी। होना जरूरी है। दूसरा ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान चल रहा है एडों पे, जिस तरह, और एड सारी जाती है आपके ममालिक से, जहाँ से बैरूनी ममालिक से। तो अगर उसके साथ जिस तरह फैटिव का था मसला, तो उसके साथ जब उन्होंने कंडीशंस लगाई कि ये चीजें पहले पूरी करके दिखाएं, तो फिर आपको अगली जो है वो किस्त मिलेगी या आपको ग्रे लिस्ट से जो है वो निकाला जाएगा। तो वो फिर करते हैं कि नहीं उसके कंप्लाई, उन्हें करना पड़ता है।
تو اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ جو قانون ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کے خلاف ہیں، یو این او کی ڈیکلریشن کے خلاف ہیں، ان کو جو ہے وہ پہلے نرم کیا جائے یا تبدیل کیا جائے، یا یہاں پہ جو ان کا قوانین کو ٹولز کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے، تو پھر جو ہے وہ آپ کو ہم جو ہے وہ آگے ایڈ دیں گے، اس کے ساتھ مشروط کیا جائے، صاف جو بات ہے۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ جہاں پہ سنی جا رہی ہوگی پاکستان میں بھی، ادھر تو بری تو ہمیں بہت لگے گی، ہاں، لیکن اب ہمارے پاس اور حل رہ بھی کیا گئے ہیں کہ ہم ایسی بات نہ کریں، تو اس لیے یہ ہے کہ مطالبہ اپنا جاری رکھیں، جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا نا، جو ملتا ہے وہ لے لو اور باقی کا مطالبہ جاری رکھو۔ تو میرا مطلب ہے ہمیں تو کچھ ملتا بھی نہیں ہے، ہمارے رائٹس بھی نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن ابھی تک کانسٹیچوئنسیز کی نہیں ہے، ہمیں ووٹ کا جو ہے حق نہیں ہے، ہم اپنے نمائندے خود نہیں چن سکتے، تو جب تک ہم خود ایک فورس نہیں بنیں گے اور ایک میرا مطلب مضبوط قوم نہیں بنیں گے، تب تک یہ مسائل ہمارے جو ہے وہ حل ہونے بہت مشکل ہے۔ این جی اوز کا میں یہی کہوں گا کہ این جی اوز، ساری این جی اوز خراب نہیں ہیں، بڑا اچھا کام بھی کئی این جی اوز کر رہی ہیں، اور ان کی میرا مطلب ہمیں رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے، ہم ان کے کام کو سراہتے ہیں۔ لیکن جو کچھ این جی اوز ایسی بھی ہیں جو میں بتاؤں تو مجھے بتانا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا اور اچھا نہیں میں سمجھتا، کہ وہ ایک ایک لیٹر دینے کا جو ہے وہ 80,000 روپیہ 50,000 روپیہ غریب لوگوں سے مانگتی ہیں، جو بیچارے مظلوم ہیں، حقدار ہیں، جن کا حق ہے، تو وہ اپنا حق لینے جاتے ہیں، ایک لیٹر لینے جاتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ ہیوی ڈیمانڈز جو ہے پیسوں کی جاتی ہیں۔ تو ایسی این جی اوز جو ہیں وہ کمرشلائزڈ ہیں، اور پھر یہ کیسز اس ٹائم کئی جو بلیسفیمی کے کیسز ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح کٹی پتنگ ہے، تو پتنگ کٹتی ہے تو سارے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اسی طرح این جی اوز نظر آتی ہیں کیسز کے پیچھے بھاگتی ہوئی، اور اپروچز کرتی ہیں ادھر ادھر کے جی کسی طرح یہ کیس ہمارے پاس آ جائے تو ہمارا جو ہے وہ کھانے پینے کا ذریعہ جو ہے بن جائے۔ تو ایسی این جی اوز کو جو ہے وہ ڈسکریج کرنا چاہیے، اور جس طرح میری بہن نے ایک نے کہا ہے کہ یہاں پہ انڈیویجول لوگ کئی جو ہے وہ زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی ان کی مشکلات میں، تو ہمیں سب کو جو ہے وہ جو ہم حصہ ڈال سکتے ہیں اپنے انڈیویجولی بھی اور گروپس کی صورت میں بھی، وہ ہمیں کام جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ این جی اوز کا یہ ہونا بات کے جب قید کیے گئے تھے، قیدی تھے یہ ہونا بات کے، تو وہاں پہ بڑا کردار دیکھنے میں آیا تھا کہ ان کا کتنا پاورفل کردار، اگر پاورفل کردار ہوتا تو وہ باہر آ چکے ہوتے، اس کو کس نے چھڑایا وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک بات سیمسن صاحب میں جو کرنا چاہتا ہوں مزید، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی اب رائے تبدیل ہو چکی ہے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی بھی، کیونکہ ان کو بھی اس قانون کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو بھی بلیسفیمی کے انڈر چارج کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی جیلوں کے اندر ہیں اس وقت، یہ مقدمے جھوٹے بھگت رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس پہ لابنگ کریں اور ایسی آوازوں کو اپنے ساتھ ملائیں، جو میجورٹی جو ان سے ہے وہ بھی ڈیمانڈ کرے اس کو، اور مائنورٹیز تو وہ تو نشانہ ہے ہی اس کا، بن ہی رہی ہیں، تو سارے اکٹھے ہو کے اگر کوشش کریں تو خدا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حل ان چیزوں کا جو ہے وہ نکالے گا مظلوم لوگوں کے لیے۔ جی بہت شکریہ تسکین خان صاحب، آپ تھوڑی ہمیں مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اسٹرگل اپنی جاری رکھنی چاہیے، کوئی نہ کوئی رستہ تو ضرور نکل آئے گا۔ ایسے واقعات اگر اور ہو گئے کہ کسی اور نے بھی ریکارڈ کر لیے بے گناہ، اگر اس کو موقع خدا نے دے دیا کہ خدا جو چاہتا ہے وہ سب کچھ کروا بھی لیتا ہے، تو اگر ایسے واقعات ہوں گے تو پھر بھی ہم ناامیدی میں یا خوف میں ہی رہیں گے کہ یار یہ تو بڑا کام خراب ہے۔ میں وہی بات دل سے، مایوسی بالکل نہیں ہے کسی میں بھی نہیں، ہم سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک ویو پوائنٹ ہے، مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم نے اپنی ٹکٹس خرچ کر کے جنیوا جاتے رہے ہیں، قمر بھائی کو پتہ ہے، قمر بھائی اور میں نے اکٹھی بک کی ہوئی ہے ایک ہی جہاز میں، تو یہ تو وہ چکر ہی نہیں ہے نا کہ وہ مایوس والا۔ چند حقائق جان لیں آپ، پاکستان کی آبادی کہا جاتا ہے 23 کروڑ ہوگی، پتہ نہیں پہلے 22 تھے اب 23 ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ سٹیٹس 1986 کے بعد سے لے لیں، جب سے یہ تڑکا لگایا ضیاء الحق نے یہ بلاسفیمی لاس کے اندر، تو تب سے لے کے اب تک تقریباً 1000 کیسز ہیں جو اقلیتوں کے خلاف ہیں، اور 1600 کیسز ہیں جو اکثریت کے خلاف ہیں۔ اقلیتوں کی آبادی کہا جاتا ہے 30-40 لاکھ ہے، اکثریت کی آبادی کہا جاتا ہے تقریباً 30-40 نکال لیں تو 21-22 کروڑ تو بنتے ہیں نا پھر بھی۔
تو 22 करोड़ में से 1600 और 30 लाख में से 1000, तो ये तासुर बहुत ज्यादा है, रेशियो, हाँ बड़ा रेशो बहुत ज्यादा है अकलीतों के खिलाफ। हाँ बिल्कुल एक बात। एग्जैक्टली। फिर दूसरी बात ये है कि एनजीओ की जहाँ तक बात है, वो आपको पता है, एक दफा मेरी वालदा खुदाम में अब सो गई हैं, तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा देखो हर बंदा जो है ना वो रिजक मिलता है, कैसे मिलता है बड़ी बात है। मैंने कहा जी आपको मिसाल दें। उन्होंने कहा जी गोरकन जो होता है कब्रिस्तान के अंदर बैठा होता है, अब उसकी दाढ़ी तो लगेगी जब कोई बंदा मरेगा, जब किसी की वफात होगी तो वो तब उसका पेट भरेगा ना। तो ये तो चलो अच्छी मिसाल है, वो तो हलाल कमा रहा है। लेकिन एनजीओ वाले जो हैं, आप मुझे सारे जो मेरे अजीज बैठे हैं, एक एनजीओ का नाम ले लें जिसको आप आंख का तारा बना के कह सकते हैं कि यार ये बड़ी जबरदस्त एनजीओ है जो सही काम कर रही है। यहाँ पे लंदन के अंदर एक मशहूर एनजीओ है, सो कॉल्ड मशहूर कहूँगा, बड़ी फेमस है, नाम किसी का लेना मुनासिब नहीं है। मैंने उनके सरबरा से पूछा, मैंने कहा भाईजान आप आपका सारा चक्कर ही यही है ना कि पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉज हैं, तो आप लॉबिंग करते हैं, ब्रिटिश करते हैं, एमपीज वगैरह से मिलते हैं। कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा कल को अगर पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉज खत्म हो गए तो फिर तो आपकी तो गेम ही खत्म हो जाएगी। तो मेरा मुंह देखना शुरू हो गया क्योंकि आपको तो कोई काम ही नहीं आता इसके अलावा, क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं सीखा हुआ। 20-25 साल से तो आप हो, तो आसिया बीबी तो फलाना होती है। मैं कहा आपकी तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर वो मेरे से बात करना छोड़ गए ना, ज्यादा बात नहीं करते मेरे साथ। तो हाँ जी, फिर एक और बात ध्यान में रखें, पाकिस्तान की जब लफ्ज हम यूज करते हैं अकलियत है, तो सिर्फ क्रिश्चियन और अहमदी जो है वो सफर कर रहे हैं। हिंदुओं को इतना मसला नहीं है। हिंदुओं का सिर्फ वो मसला है कि बच्चों को वो जो पोस्ट मैरिजेस वगैरह का थोड़ा बहुत है। सिखों का कोई मसला नहीं है। सिखों का कभी सुना ब्लास्फेमी हुई है, और ना ही कभी वो मुतालबा करते हैं, ना उनको सीटें चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर भी उनको मिली हुई है। पंजाब के अंदर भी मिली हुई है, केपी के अंदर भी मिली हुई है। पारसियों को कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये तगड़ी वो पार्टियां हैं, ये कारोबारी वो हैं कम्युनिटीज, ना इनको कुछ छेड़ता है, ना इनके खिलाफ ब्लास्फेमी लगाता है। ये सिर्फ हमारे ऊपर ही जो है वो मामले चढ़े हुए हैं। फिर एक और बात नोट करें, इंटरनेशनल जो एनजीओज हैं वही छुड़ा के लेके गई हैं आसिया बीबी को कनाडा में। ये शफकत शगुफ्ता एक बड़ा फैसलाबाद का मशहूर केस था पिछले दिनों में। आपको पता यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक गोरा MEP था, उसने ऐसे यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर वो इन दोनों मियाँ बीवी की पिक्चर पकड़ी हुई थी, और विद इन हफ्ता डेढ़ के अंदर इनका फैसला भी हो गया, जो लटका हुआ था 4-5 साल से। और आसिया बीबी के मैं मिसाल दूंगा, जॉन सिम्पसन जो है BBC के, वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उनका इंटरव्यू करने गए। उन्होंने कहा जी मिस्टर खान कि ये आसिया बीबी कितनी देर तक वो रिलीज हो जाएगी। खान साहब आगे से वो ढीले ढीले मुस्कुराहट के साथ कहते हैं वो ये वेरी सून वेरी सून। तो इसका मतलब कि बाहर के चक्कर में ही बाहर गए हैं लोग। तो इसलिए ये कोई चक्कर नहीं है कि पाकिस्तान की एनजीओ जो है वो दिहाड़ी बाज हैं, ठीक है ना। कमर भाई ने सही कहा है, वो ये भी मैंने भी बाकी सुना होगा कि लाहौर के अंदर एक एनजीओ वाले जो हैं वो तो यहाँ तक कहते थे कि दूसरे मजहब अपने क्रिश्चियन लड़कों को, तो दूसरे मजहब की लड़कियों को सेटल कर लो, यानी कि अक्सरियत की, मैं तुम्हें बाहर सेटल कराऊंगा। और एक आम लेटर लेने के लिए कि जी मैंने पाकिस्तान से बाहर जाके किसी बंदे ने असाइलम करना है, पूरी फाइल बनानी है, 50,000 दे दो, इतने दे दो, ये मैं लेटर लिख दूंगा, मोहर लगा दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सब हर कोई एक गोरख धंधा है, बल्कि मैं कहूँगा पूरा पाकिस्तानी एनजीओ है। अभी आप शहबाज शरीफ साहब को देख लें और बिलावल भुट्टो को देख लें, वो जिनेवा में पैसे मांगने गए हुए, ये भी बड़े लेवल की एनजीओ है। सही जहाँ पे भूख होती है वहाँ सही भी होती है, वहाँ पे मजहब भी है। पाकिस्तान में मैं लाहौर में गया, एक गली थी स्ट्रीट, तो स्ट्रीट में तो मेरे हिसाब से तो चर्च ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साथ में गंदा नाला था। क्योंकि चर्च जो होता है वो एक पाक जगह पे होना चाहिए। जैसे हम छोटे होते थे तो बड़ी कॉलोनीज के अंदर बड़े वो अच्छी पवित्र जगह पे होते थे, तो मजहब को भी बेचा जाता है। एक गली के अंदर क्यों 3 चर्चेस बने हुए हैं, वो भी एनजीओ हैं, वो मजहबी एनजीओ हैं। फिर सफिया जी ने कहा था कि वो इंसाफ वगैरह कोई नहीं मिलता, बाकी बात ठीक है, ये ब्लास्फेमी के चक्कर में नहीं इंसाफ मिलता। वो जैनब बच्ची का जो कातिल था, आपको पता ना, वो छोटी सी एक बच्ची, फिर वो मोटरवे के ऊपर बड़े मसले, खातून को रेप किया गया, फिर आए दिन बड़ा कुछ होता रहता है, ये ब्लास्फेमी के अलावा भी। तस्कीन, असल में आप भी रहते हो, हम सब भी पाकिस्तान से गो हम बाहर भी हैं, फिर भी वहां पे रहते हैं। वहां पे एक ट्रेंड चल गया है इसका एनजीओज का। अब एनजीओज को कैसे कंट्रोल करना, वो जो डोनर बाहर वाले मैं कुछ आपको बताता हूँ, ये सिर्फ आज का ट्रेंड नहीं है। तकरीबन अब मुझे कोई 22 साल हो गए हैं लंदन में रहते। आई वाज यंग, तकरीबन कोई 24 या 25 साल पहले की बात है। सियालकोट से एक बंदा आया हमारे घर पे, तो हम दोस्त बैठे हुए थे, तो वो बंदा जैसे ही होता है ना UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, या UN एब्रीवेशन होता है, ये मुखफ़्फ़फ़ होता है। वो बंदा इतना एक्सपर्ट था, वो कहता है जी पेपर पेंसिल लाओ। उसने 4-5 लिख के ना, जैसे लैंप लिख दिया LAMP, लीगर एम्प ऐसे बना के ना, उसने इतना एक्सपर्ट बंदा, और वो बिल्कुल फारग टाइप आदमी था, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज इतनी थी कि वो कह रहा था 4-5 लफ्ज लिख के एक्ट लिख दो जी, ACT, ऑल कम्युनिटी टुगेदर, इस तरह के। वो उसने जनाब बैठे बैठे 5-6 एनजीओ बना दी। और फिर वो खुद पता नहीं कोई बंदा कह रहा है जी हमने एनजीओ बना के नकली वकली, तो इटली के सफीर को एक ईमेल डाली, उस जमाने में नया नया इंटरनेट आया था, तो इटली के सफीर की तरफ से जवाब आ गया कि हाँ जी लाहौर में मैंने किस होटल में आना है, क्या आपने प्रोग्राम रखा है।
तो अब उनको वक्त पड़ गया कि ये हमने तो एनजीओ वो दावतनामा तो दे दिया, वो बंदा भी आने के लिए तैयार है, लेकिन हम तो ऐसी गेम की थी वो उल्टी पड़ गई। बात लंबी हो जाएगी। आप मैसेज जो हमारा असल टॉपिक ये है झूठे मुकदमे तौहीन रसालत के, आप छोटा सा मुख्तसर मैसेज दीजिएगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, चलें सही। जी, उसका मैसेज जब आपने दीजिएगा टॉपिक क्या। बताया था ना, इससे मुझे दो तासुर मिले थे ऑनेस्टली। इससे ये मिला था कि झूठे मुकदमात और एनजीओ का किरदार, जी इसका जी मतलब कि जी जी। पता नहीं, मुझे पहले लगा कि पता नहीं एनजीओ हैं जो झूठे मुकदमात बना रही हैं और उनका किरदार, पहले मुझे ये समझ में आया। बाद में मैंने गौर किया, मैं कि नहीं, मुआशरे ने शायद झूठे मुकदमात बनाए, लेकिन उस पे एनजीओ का क्या किरदार है? एनजीओ का कोई किरदार नहीं है। अगर कोई एनजीओ बड़ी फेमस होती तो आप मुझे नाम लेके दे देते। ये पाकिस्तान से बाहर की जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एनजीओ हैं, इन्होंने आसिया बीबी वगैरह को बचाया, बाकी कोई ऐसे चक्कर नहीं है। बस दाढ़ी बात है सारी। चले लेकिन मायूस नहीं अब। होना, लगे रहो जो हाँ जी। अपनी फील्ड में है। और एक और बात, फिर उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसीहों के ऊपर ब्लास्फेमी के मुकदमे होते हैं, कभी नोट करना, किसी क्रिश्चियन वकील को, बेचारे इतने इतने काबिल हैं, हमारे इस पैनल को भी बैठे हैं, उनको नहीं लेंगे। सैफुल मुलूक को ले लेंगे, नासिर जबरान को ले लेंगे। तो ये बस सब एक अजीब सा चक्कर है, ये छोड़े हैं। गोरख धंधा है, गोरख धंधा। अच्छा, ये हमारे वकला को भी जो गिला है कि कोई भी केस आते हैं ना इस तरह के, वो अपने वकला पे बिल्कुल एतमाद नहीं करते, ये बिल्कुल हाला वो इस इसमें भी काबिल एतमाद नहीं है। हैं। जस्टिस फायज ईसा ने अभी वो टिकटॉक पे वीडियो चल रही थी, वो बड़ा लोग बैठे हैं 200, उन्होंने बोला जी आपको अगर किसी बंदे को अदलिया पे एतमाद है तो हाथ खड़ा करें। एक बंदे ने किया, फिर वो शर्मिंदगी से हंसना शुरू हो गया। और आखिरी बात ये है कि ये जो हारमनी वाला कह रहे थे ना दोस्त हमारे, ये हारमनी नहीं, ये हार मानी है। हार मानी हुई हमने। तो ये वही चक्कर है कि जैसे मेरे वो सामने जॉन सीना आ जाए, वो बड़ा WWE का पहलवान है, तो मैं कहूंगा नहीं मैं माफ करता हूं, मैं लड़ ही नहीं सकता, तो मैं क्यों माफ। चले, थैंक यू तस्कीन। फिर चलेंगे, ये बड़े एहसास भी कई मामलात हैं। बहुत सारे लोगों की तवक्कुआ थी कि शायद हम एनजीओ की ज्यादा बात करें। एनजीओ की हमने की है कि असल में इनकी मॉनिटरिंग जो करने में वो जो डोनर होते हैं इनको मॉनिटर करना चाहिए। आम आदमी हम इनको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? हमारे पास इतने इख्तियारात नहीं। मैं दोबारा एडवोकेट तबस्सुम साहबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज है कि जो सारी बातें डिस्कशन सुनी जाए सबकी, तो यही है कि ऐसा नहीं है कि इस पे काम अगर किया जाए तो नहीं हो सकता। अगर मैं ही हार मान के बैठ जाऊं तो मैं कहूं कि ऐसा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अगर मैं चाहूं तो वो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं चाहूं तो, और मेरी इंटेंशन ही ना हो तो कोई भी मुझसे कुछ नहीं करवा सकता। तो कलाम पाक में भी लिखा हुआ है कि अगर राई के बराबर में ईमान होगा तो वो तो पहाड़ को क्या, तो वो उठ के चला जाएगा। अगर हम प्रैक्टिकली लॉजिकली देखें तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ईमान के साथ, डेडिकेशन के साथ, विद कंसल्टेशन, लोकली, नेशनली, इंटरनेशनली हम ख्याल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इस चीज के लिए अगर आवाज उठाते हैं तो सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी ही आवाज उठाती है। बहुत सारे हमारे मुस्लिम वकला जो एक्चुअली में सिर्फ कहा जाए पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, एग्जैक्ट वर्ड होगा उनके लिए, तो वो जो है इस चीज के लिए आवाज उठाते हैं, इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। और जो सिर्फ कुछ प्ले करना चाहते हैं तो वो इसको कुछ प्ले भी करते हैं। लेकिन इस चीज के लिए बात अगर कहा जाए ना कि मैं कहूँ ना कि मैं क्या कर सकती हूँ बीइंग एज, अगर तबस्सुम यूसुफ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बीइंग एज ए क्रिश्चियन लॉयर होते हुए इस चीज के लिए आवाज उठा सकती हूँ और लीगल एड दे सकती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कोई खड़ा होगा बहन भाई, उसके लिए आवाज से आवाज में लाना हमारा काम है। हम मुख्तलिफ पैनलिस्ट को जो है वो साथ में इकट्ठा करें, मुख्तलिफ लॉयर्स को इकट्ठा करें। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे अभी तस्कीन भाई बात कर रहे थे कि रेप केसेस होते हैं, बहुत सारे फोर्स मैरिजेस के केसेस होते हैं, तो पहले हम बीइंग एज ए क्रिश्चियन लॉयर्स ही इकट्ठा होना पसंद नहीं करते थे। अभी शुक्र है खुदावंद का कि ट्रेंड बदला है। हम सब, अगर कोई इस तरह सा कम्युनिटी का मैटर आता है तो एक बंदा अगर वो केस कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कर रही हूँ, तो मैं किसी को आवाज देती हूँ तो बाकी सब एक कॉल पे जो है वो सब उस कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, यूनिटी शो करने के लिए, दिखाने के लिए कोर्ट को। जब तक मैं सेशन कोर्ट की बात करूं तो जब तक हम आवाज नहीं उठाते, क्योंकि यहाँ पे मैं देखती हूँ तो हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के लॉयर्स हैं, वो एक मैटर होता है तो उसके लिए वो अपनी पावर शो भी करते हैं।
हमें भी तो अपना पावर शो करना पड़ता है, हमें अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं कि हमें भी बताना पड़ता है कि मैं क्या हूँ, मैं कितना मुझे नॉलेज है, मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करा सकता हूँ, मैं कैसे केस फाइल कर सकता हूँ, मैं कैसे ड्राफ्ट कर सकता हूँ, मैं किस प्लेटफॉर्म से, लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, मैं किस तरह से क्या काम कर सकता हूँ, मैं करवा सकता हूँ। मुझे जब तक अपनी एबिलिटीज का पता नहीं होगा तो मैं किसी से कुछ नहीं करवा सकता। थैंक यू। एक मैं बात आपकी उस इंडोर्स करूंगा कि बाज लीडर जो है ना वो बेवकूफ बनाने में बड़े माहिर हैं। इस वक्त ग्रुपों में अगर देख लो ना तो वो कहेंगे मैं ये कर दूंगा, मैं FIR कटवा दूंगा, मैं ये कटवा दूंगा। तो हमारी लीडरशिप जो इस तरह की है उसको ग्रेस करना चाहिए, बेवकूफ ना बनाए लोगों को। तो उनकी जो एक सही डायरेक्शन है उसकी तरफ लेके जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कमर शमर साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये पैगाम मेरा यही है कि जुल्म की रात कितनी ही तावील क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। वो कहते हैं उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो हमें इकट्ठे मिलके आवाज बुलंद करने की और जद्दोजहद करने की जरूरत है। खुदा हमें जरूर सुरखरू करेगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी। बात कीजिएगा। सर बिल्कुल एग्री कि तबस्सुम साहिबा के साथ कि ईमान हमारा राई के दाने के बराबर भी होना, ये मसीह तालीम है। तो मायूस नहीं होना। मैं अगर तालिब इल्म हूँ जर्नलिज्म का, तो आपको पता है हमारा अपना चैनल है। अभी इसके बाद प्रोग्राम हमने समीना पे करना है फुल फ्लैज। तो हमें तो मायूस नहीं होना, नंबर 1। फिर दूसरा ये है कि हमारे पास इतना तगड़ा मीडिया है पाकिस्तान में 14 मसीही चैनल है। तो हमें तो कोई हाथ नहीं लगा सकता अगर चाहे तो फिर ये है कि हमारे बज़ाहिर मसीही इदारे हैं लेकिन तालीम याफ्ता हमारे बच्चे नहीं हैं। तो तालीम वो भी थोड़ा सा खोटा रख लें। फिर सियासी को पार्टी बन जाए, 8-10 हल्कों से हमारे को बंदे इलेक्शन लड़ लें। वो हमने पूरे पाकिस्तान में तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, ठीक है ना। सियासी पार्टी बना लें, तो बिजनेस कर लें छोटा मोटा, तो जैसे सिखों ने किया हुआ है, हमारी भी इज्जत बन जाएगी। तो मायूस नहीं होना, खुदा में खैर करेंगे। आमीन। सफिया साहबा, तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सबको खुश तो नहीं किया जा सकता, कई दफ़ा तवक्कुआत कैसे होती हैं। हमने कोशिश की है, सारे हमारे पैनलिस्ट सारे के सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जो काम प्रैक्टिकली तमाम कर रहे हैं। हमने कोशिश की आप तक इनका काम और सोच, इनका जो भी एक्सपीरियंस है आप तक आए। और जहाँ तक NGOs की बात है, NGOs की मैं भी आपको यही कहूँगा कि NGOs की मॉनिटरिंग करना हमारा काम नहीं। हम कर सकते हैं बात, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। इस तरह हमें प्रेशराइज करने की बजाय आप हिसाब लगाओ कौन उनको डोनेट कर रहा है, उनका डोनर कौन है, उनको आप बेशक कर सकते हो, लेकिन हम आपकी बात कर सकते हैं। ये सबसे मुश्किल तरीन जो है तौहीन रसालत था, लेकिन सब ने बड़े इंसाफ के साथ, सब ने बड़ी सच्चाई के साथ आज बात की है। तो खुदा आप सबका हामी नासिर हो। ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का मतलब ये है कि इसको हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबका हामी नासिर। बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज।